बच्चों आज है हमारा लेक्चर 214 और हम कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हम थे टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो हम आगे पढ़ रहे थे कि किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड सही रहती है दो कंट्रीज के बीच में। हम अभी पहुंचे हैं पेज नंबर 91। इसमें हमारा सेकेंड पैराग्राफ था। देखो इंडिया के ट्रेड रिलेशंस हैं मोस्टली सारे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ। अभी ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मतलब जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच के एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई आप अगर हमारे साथ ट्रेडिंग करोगे तो हम जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें थोड़ी सी हम आपको छूट देंगे, ठीक है। मतलब हम आपके साथ थोड़ा नरम रहेंगे हमारे रूल्स रेगुलेशंस में। ये एक एग्रीमेंट होता है ट्रेडिंग ब्लॉक्स में। मतलब इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है कि बिजनेस करेंगे भाई, कमोडिटीज का अगर एक्सचेंज हो रहा है हमारे बीच में, हम थोड़े से नरम रहेंगे रिलेशंस में। एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के ट्रेड रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं। अगर आप कमोडिटीज की बात करो, कमोडिटीज का मतलब क्या होता है? चीजें जो कि आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो अगर आप एक्सपोर्ट की बात करो और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करो, 9.9% है इंडिया का एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब भेजना, तो बाहर इंडिया 9.9% भेजती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मिनरल्स 4% भेजती है और जेम्स और ज्वेलरी 14.7% भेजती है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं कोल समेत वो इंडिया 16.8% भेजती है। तो ये है एज पर 2010-2011। अगर आपकी जियोग्राफी की बुक लेटेस्ट है, अगर उसमें कुछ आंकड़ों में चेंजेस है तो आप वही मानना। मेरी ये जो पब्लिकेशन है एटलीस्ट मीन्स 2 साल पहले की पब्लिकेशन है। मे बी लेटेस्ट में अगर थोड़े से आंकड़े डिफरेंट हो आप अपने आंकड़े ही सही हैं आपके, ठीक है। अमंग द कमोडिटीज इन एक्सपोर्ट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट्स हैज बीन 9.9%, ओर्स एंड मिनरल्स 4.0%, जेम्स एंड ज्वेलरी 14.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 16.8% in 2010-2011. The commodities imported to India include petroleum products. अच्छा, अब import मतलब लाती क्या है, मतलब import मतलब इंडिया में आता क्या क्या है। Commodities imported to India include petroleum and petroleum products 28.6%. लाती क्या है इंडिया? 28.6% पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से खरीदती है। पर्ल्स प्रेशियस स्टोन्स 9.4%, केमिकल्स 5.2%, कोल कोक और ब्रिक्वेट्स 2.7%। अच्छा, ब्रिक्वेट्स क्या होता है? ब्रिक्वेट्स का मतलब होता है कि भाई एक ब्लॉक टाइप होता है, मतलब जैसे कोल का डस्ट का ब्लॉक टाइप होता है ब्रिक्वेट्स, ठीक है। ब्रिक्वेट्स है 2.7%। मशीनरी 6.4% इन 2010-2011, ठीक है। मशीनरी है 6.4% इन 2010-2011। ये सब इंपोर्ट करती है इंडिया, ठीक है। बल्क इंपोर्ट्स एज अ ग्रुप रजिस्टर्ड अ ग्रोथ अकाउंटिंग फॉर 28.2% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स। इकट्ठा जो इंडिया इंपोर्ट करती है तो वो 28.2% बड़ा है इंडिया में। दिस ग्रुप इंक्लूड्स क्या क्या और इंपोर्ट करने लगी है इंडिया। किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई इंडिया और क्या क्या बाहर से मंगाने लगी है? फर्टिलाइजर्स, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, न्यूज प्रिंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगॉन अ सी चेंज इन द लास्ट 15 ईयर्स। जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है, बाकी नेशंस के साथ जो ट्रेडिंग है, वो बहुत बड़े चेंजेस फेस किए हैं उसने पिछले 15 साल में। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स हैव बीन सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये जो कमोडिटीज और गुड्स है, मतलब जो चीजें हैं खरीदने बेचने वाली चीजों के जो उनकी जगह है, सुपरसीडेड मतलब उनकी जगह, रिप्लेस्ड, उनकी जगह किसने ले ली है? अब हम क्या एक्सचेंज करते हैं? हमारे इंडिया क्या एक्सचेंज करती है? इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक्सचेंज करती है, ठीक है।
So India has emerged as a software giant at the international level. अभी हम एक सॉफ्टवेयर जायंट बन के उभर रहे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी, इन सब में अभी हमने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। एंड इट इज़ अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो हमने अभी बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब पैसा भी बहुत कमा रहे हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बेच के, ठीक है। सो ये था इंडिया का रोल। मतलब ये एक समझने जैसी बात है कि चेंज क्यों आया है, क्योंकि आज अभी इंडिया इंफॉर्मेशन और नॉलेज के क्षेत्र में बहुत आगे है, ठीक है। सो ये तो था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब हम देखेंगे टूरिज्म एज अ ट्रेड। हमारे में ये जो टूरिज्म है, टूरिज्म का क्या रोल है हमारे यहाँ ट्रेडिंग में। सबसे पहले यहाँ एक आपका पेज 91 पे भी ड्रीम डेस्टिनेशंस लिखा हुआ है। मतलब ड्रीम डेस्टिनेशंस की घूमने कोई कहाँ जाएगा, दुनिया के लोग जब घूमने का सोचते हैं तो कहाँ कहाँ सोचते हैं। सबसे पहले नंबर इटली सोचा जाता है घूमने जाने। इटली एक ड्रीम डेस्टिनेशन मानी जाती है। आपने देखा होगा विराट कोहली ने वहाँ जाके शादी की, फिर दीपिका पादुकोण ने भी वहाँ की, ठीक है। तो इटली एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, ठीक है। मतलब मैंने सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए कि क्यों ड्रीम डेस्टिनेशन है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे एक वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह या एक लव का इम्पैक्ट कुछ और ही है, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इंडिया इज ऑन द फोर्थ स्पॉट पे इंडिया है, ठीक है। सो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया के बारे में भी सोचा जाता है और इवन 4th नंबर पे सोचा जाता है। सो इंडिया इज अहेड ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। पर अगर जब सोचा जाता है घूमना तो इंडिया के बारे में पहले सोचा जाता है, ठीक है। सो इंडिया इज एट द 4th स्पॉट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं टूरिज्म। सो टूरिज्म एज अ ट्रेड, तो आप देखते हो हमारी सरकार ट्रेडिंग को, टूरिज्म को कितना प्रमोट करती है, ठीक है। हमारे टूरिज्म के लिए हमारे अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स रखे जाते हैं। गुजरात के लिए अमिताभ बच्चन को मीन्स वो करते हैं प्रमोट गुजरात टूरिज्म को। और ऐसे अलग अलग जो नामी फेमस चेहरे होते हैं उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर रखा जाता है ताकि वहाँ का टूरिज्म प्रमोट हो, ठीक है, स्टेट वाइज। इंडिया क्या पा रही है टूरिज्म से। टूरिज्म को एज अ ट्रेडिंग में क्या मतलब, ये टूरिज्म भी एक मतलब कमाई का जरिया ही है। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द 3 decades। पिछले 30 सालों में जो टूरिज्म है बहुत इंक्रीज हुआ है इंडिया का। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स in the country witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against year 2009। Again ये पुराने आंकड़े हो सकते हैं, शायद आपकी बुक में थोड़े लेटेस्ट आंकड़े हों, ठीक है। अगर आपकी लेटेस्ट एडिशन है तो आपकी बुक के आंकड़े ही फाइनल मानना, ठीक है। इंडिया जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स है हमारी कंट्री में, वो बढ़ा है 11.8% ड्यूरिंग द ईयर 2010। 2010 में 11.8% बढ़ा है 2009 के कंपेयर में, कंट्रीब्यूटिंग ₹64,089 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन 2010, ठीक है। 64,889 करोड़ जो है फॉरेन एक्सचेंज इतना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इतनी अगर ग्रोथ है, 11.8% ग्रोथ है, इतने करोड़ का फायदा भी हुआ है, ठीक है। 5.78 million foreign tourists visited India in 2010। See the figure, 5.78 million, ठीक है। इसका मतलब तकरीबन 50 लाख से ऊपर, ठीक है, 60 लाख के करीब आप बोल सकते हो। 5.78 million foreign tourists visited India in 2010। More than 15 million people are directly engaged in tourism industry। 15 मिलियन, ठीक है, कितना सादा हुआ। 15 मिलियन लोग डायरेक्टली जो है टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं,
सो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 15 मिलियन 150 लाख, ठीक है। मैंने आपको बोला जब 5.78 मिलियन मतलब तकरीबन 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख बोला था मैंने आपको। सो तकरीबन 50,78,000, ठीक है। सो मतलब तकरीबन 60 लाख लोगों के करीब। सो मतलब 50 लाख के आजू बाजू मान लो ना इसको, 5.78 है तो 50 लाख के आजू बाजू मान लो। और यहाँ देखो ये है आपका 15 मिलियन, ठीक है। तकरीबन 50 लाख के लोग, तकरीबन 50 लाख फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं हर साल घूमने, और उनकी सेवा में हमारे तकरीबन 150 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 50 लाख लोग घूमने आते हैं, 150 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। सही बात है ना। मतलब आप उतरते हो और आप रोजगार देते हो। जहां पे भी कोई उतरता है, ठीक है, आप उतरते हो, समझो आप एयरपोर्ट से उतरे, टैक्सी हायर की, ठीक है, आपने टैक्सी वाले को रोजगार दिया। एक होटल में गए, होटल वाले को रोजगार मिला। उसके बाद आप थोड़े से साइट सीइंग पे गए, वहाँ जहाँ साइट सीइंग पे गए आपने उस कैब वाले को रोजगार दिया। उस साइट सीइंग पे जाके आपने थोड़ा सा समझो सवारियाँ कर ली, घुड़सवारी, कैमल सवारी, ये सब कर लिया, आपने उनको रोजगार दिया। वहाँ जाके आपने कुछ खा लिया, आपने उनको रोजगार दिया। सो ऑब्वियसली एक जना आके तकरीबन 10 से 12 लोगों को रोजगार देके जाता है, ठीक है। सो इसलिए 50 लाख लोग अगर आ रहे हैं तो 150 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। सो अभी जो कोरोना का टाइम है, आप सोचो टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना धक्का पहुंचा होगा, ठीक है। मतलब इतने लोग आ रहे थे तो ये 150 लाख लोग कहाँ जाएंगे अब। मतलब इनको जिनको टूरिज्म इंडस्ट्री रोजगार दे रही थी वो तो बिल्कुल ठप ही हो गया होगा उनका, मतलब खाते कैसे होंगे। सो मैं अभी टूरिज्म इंडस्ट्री में अब देखो एकदम कोलैप्स हो गई है, ठीक है, ड्यू टू कोरोना। सो टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स। अच्छा, टूरिज्म से फ़ायदा क्या है, ठीक है। लोग आ रहे हैं, ये तो पैसे का फ़ायदा है। आपने देखा कि भाई हर 50 लाख पे 150 लाख लोग को रोज़गार मिल रहा है। पर टूरिज्म एक और चीज़ प्रमोट कर रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें हमारी एकता दिखाता है। मतलब जब हम आते हैं, कोई भी बाहर से आता है, हम किस तरह से हमारे जो हमारा देश है, हमारा कल्चर है, कैसे हम उसके बखान करते हैं उसके सामने। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। अक्सर आप देखोगे आप लोगों को खादी के लिए या आप लोगों को हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, कच्ची कला और ये सब, इन चीज़ों के लिए आप लोगों को तो शायद थोड़ा कम प्यार होगा, पर जो ये फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं उनको यहाँ ये वाली सारी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत पसंद हैं, ठीक है। सो ये लोग आके अच्छे खासे दाम में खरीद के जाते हैं, ठीक है, एज अ यादगिरी कि भाई एज अ मेमोयर, ठीक है। एंड कल्चरल परस्यूट्स। कल्चरल परस्यूट्स का मतलब जैसे कि फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह नहीं होते, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, फिर म्यूजिक हुआ, कुछ परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, वैसा मतलब हम देखते हैं ना। सो ये सारे कल्चर, तो इसको भी प्रमोट, मतलब आप देखेंगे भाई शहनाई वादक, ठीक है, कोई शहनाई वादक है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, ठीक है। सो ये जो फॉरेनर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट होता है इनमें, और कोई फोक सिंगर होता है उनको इंटरेस्ट होता है। सो इस तरह से इनको भी प्रमोशन मिल रहा है एक तरह से। मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं, कुछ जो आर्ट लवर्स होते हैं इन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट अवर कल्चर एंड हेरिटेज। सो ये जो लोगों में एक सोच है, ठीक है, इंडिया के बारे में कि एक गरीब देश, ठीक है, मैं भी अगर आप बाहर गरीब तो नहीं, बट हाँ थोड़ी सी ऐसी इमेज है बाहर के देशों में। तो जब वो आते हैं, हमारा इतना वैरायटी वाला कल्चर देखते हैं, हमारा जो विरासत, हेरिटेज देखते हैं, सो उन्हें पता लगता है कि इंडिया बहुत कुछ है, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। सो जो बाहर से लोग घूमने आते हैं इंडिया, हेरिटेज टूरिज्म यहाँ का हमारा सारे वो मीनारे और सारे कुतुब मीनार और ये सारे हमारी जो एंशियंट इमारतें। इको टूरिज्म मतलब आप देखोगे यहाँ पे कई लोग खास यहाँ पे
चीते, लायन नहीं, गिर फॉरेस्ट है। सो गिर फॉरेस्ट लोग घूमने जाते हैं। सो वो आप एक उसमें आप इको टूरिज्म बोल सकते हो। सो मतलब जानवरों को, जंगलों को देखने जाना, सो दैट इंक्लूड्स इको टूरिज्म। फिर एडवेंचर टूरिज्म, सो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, कई लोग खाली वो ही करने आते हैं कहीं। फिर कल्चरल टूरिज्म, कल्चर देखने, ठीक है, कई लोग कहीं भाई जैसे रण में, ठीक है, आपको पता है रण में हर साल रणोत्सव होता है। सो वो वहाँ का कल्चर दिखाता है, तो कई लोग वहाँ वो देखने ऐसे। फिर मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कई लोग खास मेडिकल कारण से आते हैं, कोई ऑपरेशन कराने आता है। सो इंडिया में भी लोग आते हैं बाहर के देशों से ऑपरेशन वगैरह कराने, सो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने। सो इस तरह से भी मेडिकल टूरिज्म वो होता है, ठीक है। कहीं आपने टूर तो किया ना उस जगह को, मतलब आप कहीं समझो मेडिकल कारण से भी गए, कोई कहीं ऑपरेशन कराने दूसरे देश गया, ठीक है। सो वहाँ आपने वहाँ पे भी मतलब एक टूरिज्म को बढ़ावा ही दिया। आप उतरोगे, किसी होटल में उतरोगे, वही कैब करोगे। यहाँ पे आप कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं जाओगे, आप हॉस्पिटल जाओगे, ठीक है, होटल का स्टे हो गया, फिर कैब हायर करनी हो गई, ठीक है। सो एक वो भी है। बिजनेस टूरिज्म, कई लोग बिजनेस कईयों के बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड होते हैं, सो वो भी कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, सो वो भी एक बढ़ोतरी दे रहे हैं टूरिज्म को। सो देख सकते हो आप टूरिज्म कितना वेराइटीज में से घूमने के अलावा भी टूरिज्म मतलब सिर्फ जो कहते हैं ना सिर्फ घूमना, उसके अलावा भी देखो कितने टर्म्स है, मेडिकल है, कल्चरल है, बिजनेस है, ठीक है। There is a vast potential for development of tourism in all parts of the country. Efforts are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry. So बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि टूरिज्म और डेवलप हो, और एफर्ट्स उठाए जा रहे हैं कि इन्हें प्रमोट किया जाए और, ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और हम अब इसकी एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। सो जस्ट गोइंग विद द एमसीक्यूज, जो कि है आपके पेज 92 पे। सो एमसीक्यूज हैं आपके। सो क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। इनमें से कौन सी दो एक्सट्रीम लोकेशंस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्टेड हैं। सो आंसर है हमारा 1 का बी। क्या है आंसर? सिलचर एंड पोरबंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। सो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें बचाता है ट्रांसशिपमेंट नुकसानों से और डिलेज से। सो रेलवे, पाइपलाइन, रोडवेज या वाटरवेज। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड का सी। सो आंसर इज पाइपलाइन, ठीक है। सो हमें जो पाइपलाइन है वो बचाता है ट्रांसशिपमेंट, मतलब जैसे कुछ पहुंचाना है, ठीक है, जैसे ठीक है पेट्रोल ही समझो। सो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह, सो पहले मुझे गाड़ी में भेजना पड़ेगा, फिर दूसरी गाड़ी में, ऐसे। पर पाइपलाइन क्या स्ट्रेट होती है, ठीक है। सो थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विथ द HVJ पाइपलाइन। इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो HVJ पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा, सबसे पहले HVJ का मतलब क्या है। सो HVJ का मतलब है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, ठीक है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, और इसको HBJ भी बोलते हैं। बी का मतलब क्या हुआ? बीजेपुर। सो विजयपुर को विजयपुर भी बोलते हैं। सो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ठीक है। सो ये क्या है? ये इंडिया की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। क्रॉस स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाती हुई गैस पाइपलाइन है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन। कौन सा, इनमें से कौन सा स्टेट नहीं जुड़ा हुआ? सो इज इट MP,
इज इट महाराष्ट्र, इज इट गुजरात और इज इट यूपी? सो इसका आंसर क्या है? बी, महाराष्ट्र। ठीक है, सो इनमें से कौन सा स्टेट HVJ पाइपलाइन से नहीं कनेक्टेड है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो महाराष्ट्र। 4th नंबर, which one of the following ports is the deepest landlocked and well protected port along the east coast? इनमें से कौन सा पोर्ट सबसे डीप है और वेल प्रोटेक्टेड है? सो विच पोर्ट? इज इट चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, पैराद्वीप और विशाखापट्टनम? सो विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 5th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया? इन सब में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? पाइपलाइन, रेलवेज, रोडवेज या एयरवेज? इनमें से सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट मोड है? सो रोडवेज। ठीक है, रोडवेज सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। सो रोडवेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 6th नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज? 2 या उससे ज्यादा देशों के बीच में ट्रेडिंग हो उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। बी है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, 3 शब्दों में आंसर करो। फर्स्ट, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। ठीक है, 3 मेरिट्स बताओ, 3 फायदे बताओ रोडवेज के। सो हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं और आप वो लिख लेंगे। सो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन 2 का, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। सो आंसर है 3 भाई खूबियां मैंने पहले ही बोला। दे प्रोवाइड अस डोर टू डोर सर्विस, इट इज ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एट लो कॉस्ट कंपेयर टू रेलवेज। दे प्रोवाइड अ फीडर सर्विस टू लिंक अदर मीन्स ऑफ, फीडर इन द सेंस कनेक्ट करता है। ठीक है, सो डोर टू डोर रोड बनाना ज्यादा इजी है। एंड थर्ड वन इज फीडर सर्विस, मतलब एक तरह से दो को जोड़ता है। सो ये हैं फायदे रोडवेज के। ठीक है, ये 3 फायदे, वेरी इजी। सेकेंड नंबर, सेकेंड है, वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? सो रेल ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों है? सो कहाँ है और क्यों है? सो रेल ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में, बिकॉज 2 हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स हेयर इज इजी ड्यू टू द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड। ठीक है, रेलवे लाइन्स कंस्ट्रक्ट यहाँ पे इजीली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है एकदम जेंटल है, मतलब स्लोपी है। सो आराम से रेलवे लाइन्स कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली मतलब एकदम, मतलब आबादी वाले रहते हैं, और इसी वजह से ज़्यादा लोग ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are border roads? So third question is कि border roads क्या होते हैं, और एक्सप्लेन करो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर रोड्स। ठीक है, बॉर्डर रोड्स क्या हैं और आपको 2 पॉइंट्स उसका इंपॉर्टेंस दिखाते हुए एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, So border roads are roads of strategic importance that are built along the border areas of a country. So जहाँ जहाँ border होता है वहाँ वहाँ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। Points of importance of construction of border roads are, ठीक है,
सो क्या है इम्पोर्टेंस बॉर्डर रोड के कंस्ट्रक्शन के? फर्स्ट, दे हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन। सो इससे मतलब एक बॉर्डर रोड्स की वजह से जो डिफ़िकल्ट टेरेन वाली एरियाज़ थी, जो माउंटेनियस हिली एरियाज़ थी, अब हम बॉर्डर रोड्स की वजह से वहाँ पे भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। दे हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरियाज। तो बॉर्डर रोड्स की वजह से ये जो एरियाज़ हैं वो अच्छे से इकोनॉमिक डेवलप हो पाई हैं। ठीक है, सो बॉर्डर रोड्स का क्या है, पहले तो बॉर्डर रोड्स क्या हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एक स्ट्रैटेजी, एक मतलब एक सोच के तहत इन्हें बनाया जाता है। और कहाँ बनाया जाता है? कंट्री की बॉर्डर एरियाज पे ही। ठीक है, सो ये तो इसके इम्पोर्टेंस हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन। So fourth question is, what is meant by trade? What is the difference between international and local trade? So what do you mean by trade और international और local trade के बीच का difference क्या है? Trade refers to the exchange of goods among people, states and countries. किन किन के बीच में exchange होता है? चीज़ों का आदान प्रदान लोगों के, राज्यों के और देशों के बीच में। इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड आउट बिटवीन टू कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड किन किन के बीच में होता है? दो देशों के बीच में। लोकल ट्रेड किन किन के बीच में होता है? देश के अंदर होता है। ठीक है, लोकल ट्रेड इज कैरिड आउट विद इन अ कंट्री, बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस इन द सेम स्टेट। ठीक है, सो लोकल ट्रेड देश के अंदर होता है, स्टेट्स के बीच में, सिटीज़ के बीच में, टाउन्स विलेजेस के बीच में, एक ही राज्य में। ठीक है, सो ये हुआ आपका ट्रेड और ये होगा डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड। क्वेश्चन 3 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों में आंसर लिखना है आपको। फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, Why are the means of transportation and communication called the lifelines of a nation and its economy? ठीक है, कि जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं या कम्युनिकेशन के साधन हैं उन्हें किसी भी नेशन या की लाइफलाइन या उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? ठीक है, सो फर्स्ट, The means of transportation and communication are called lifelines of a nation and its economy because जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, कम्युनिकेशन के साधन हैं, उन्हें किसी भी नेशन की लाइफलाइन या इकोनॉमी की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट 3 कारण बताए हैं यहाँ पे, 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन है, एन इफिशिएंट एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो एक इफ़िशिएंट वेल डेवलप सिस्टम ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है अगर हम हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर मुझे कहीं की जड़ी बूटी चाहिए, ठीक है, मतलब मैं रहती हूँ किसी एक्स जगह पे, मुझे वाई जगह की जड़ी बूटी चाहिए, तो अगर मैं उसको यूटिलाइज करना चाहती हूँ तो वहाँ मुझे कोई ट्रांसपोर्ट का साधन मिलना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग हनुमान तो है नहीं, ठीक है, हनुमान जी तो उड़ के संजीवनी ले आए थे, बट हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, जड़ी बूटी तो मैंने सिर्फ ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, कोई भी दवाई या कुछ भी, मतलब हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। हर राज्य एक किसी स्पेशलिटी के लिए फेमस होता है या हर देश एक स्पेशलिटी के लिए फेमस होता है। सो हमें ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में। सेकेंड, A well-developed system of transportation maintains the movement of persons and goods to different regions of the country. फिर से वही कि अगर ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप्ड है, अगर सही है, सो उसमें जो लोगों का मूवमेंट है और चीज़ों का मूवमेंट है वो अच्छे से होता है। ऑब्वियसली अगर वेल मेंटेन्ड इन द सेंस क्या होता है? वेल डेवलप्ड। ठीक है, अब सपोज मैं कहीं गई, ठीक है, अब वहाँ बहुत ही एकदम कोई पिछड़ा सा एकदम विलेज है, वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, सो हालत कितनी ख़राब होनी है। ठीक है,
सो वेल डेवलप्ड सिस्टम होगा तो हम आराम से मूवमेंट कर पाएंगे, हमारा मूवमेंट होगा, चीज़ों का मूवमेंट होगा। थर्ड, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस दस प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द रनिंग ऑफ कंट्री इफिशिएंटली। जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने के साधन हैं, वो मैसेजेस भेजने में या रिसीव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर हम किसी देश को इफिशिएंटली रन करना चाहें तो। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग दस प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द रनिंग ऑफ कंट्री इफिशिएंटली। ठीक है। सेकेंड नंबर है, राइट अ नोट इन द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है। सो इंटरनेशनल ट्रेड का जो एक बदला हुआ नज़ारा पिछले 15 सालों में, उस पे नोट लिखो, उस पे एक शॉर्ट नोट टाइप लिखना है। सो सेकेंड नंबर, ये है आपके सेकेंड नंबर का आंसर। की क्वेश्चन है कि भाई राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल, पिछले 15 सालों में इंटरनेशनल ट्रेड में क्या चेंजेस आए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगॉन मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 साल में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स हैज़ इंक्रीज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो ये हमने पढ़ा था कि भाई चीज़ों की जो बिक्री है वो बड़ी है, क्योंकि अब हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी हम उसमें भी आगे हुए हैं। दिस हैज़ इम्प्रूव्ड ट्रेड रिलेशंस ऑफ इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली हमारे जो संबंध हैं अच्छे हुए हैं पूरी दुनिया से। इंडिया इज इमर्ज एज सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही चीज़ें आज हमने कवर की और यही यहाँ रिपीट हो रही हैं। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सब हमने करा हुआ है अभी अभी जस्ट। इंडिया शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर एज फॉलोज एज पर 2016-2017। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस्ड है, सो हम इसके हिसाब से पढ़ते हैं। सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इंडिया का क्या योगदान रहा है। तो एक्सपोर्ट मतलब भेजना। सो इंडिया ने क्या क्या भेजा है बाहर। सो इंडिया ने बाहर भेजा है एग्रीकल्चर एंड एलीड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें 8.64%, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह, मणि, ऐसे ये सब वगैरह। सो 17.02%, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, पेट्रोलियम 12.06%। ये सब इंडिया ने भेजा है। लाया क्या है इंडिया ने अपने देश में। सो मेजर इंपोर्ट्स हैं पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 22.4%, जेम्स एंड ज्वेलरी 12.8%, केमिकल्स 9.76%, मशीनरी 8.9% और एग्रीकल्चर एंड एलीड प्रोडक्ट्स 5.84%। सो ये सारी चीज़ें इंडिया ने लाई हैं और इतनी चीज़ें भेजी हैं 2016-2017 में। सो इसी के साथ हमारी जो टेक्स्ट बुक की NCERT एक्सरसाइज है वो पूरी होती है। मैं अब आपको कराऊंगी कुछ CBSE में पूछे गए क्वेश्चंस। मैं सिर्फ CBSE के पूछे हुए थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, तो आपको आज सारी पॉइंट्स के बाद, इस एक्सरसाइज के बाद वो क्वेश्चंस भी लिखने हैं। मैं खाली CBSE के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। सो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी कौन से स्टेट की है। सो ये CBSE 2012 में आया है। आंसर इज केरला हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। 1 मार्क क्वेश्चन है। इसके बाद 2 और क्वेश्चंस देख लेते हैं CBSE में आए हुए। इसके बाद ये वाला है, नेशनल वाटरवे 1 इज नेविगेबल बिटवीन विच प्लेसेस। ठीक है, NW1 नेशनल वाटरवे 1 किन किन राज्यों के बीच में चलता है। सो नेशनल वाटरवे 1 स्ट्रेचेस फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। ठीक है, सो ये आया था CBSE 2014 में। नेक्स्ट है, नेम द पोर्ट विच इज स्पेशली डेवलप्ड टू डीकंजेस्ट अनदर पोर्ट नियर बाय। डीकंजेस्ट मतलब वहाँ का ट्रैफिक कम करने के लिए नया पोर्ट बनाया गया था। कौन सा था वो। या तो एक CBSE 2011 में ये क्वेश्चन ऐसे आया है, विच पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड टू डीकंजेस्ट कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट की भीड़ कम करने के लिए या वहाँ की आवाजाही कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया है। या ये क्वेश्चन एक और तरह से आया है, और वाई वॉज द हल्दिया सी पोर्ट सेटअप।
कि हल्दिया का सी पोर्ट सेटअप क्यों, ये 3 तरह से आया है क्वेश्चन ये CBSE 2015 में। सो हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड टू डिकंजेस्ट कोलकाता पोर्ट। सो कोलकाता पोर्ट की भीड़ कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट डेवलप किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज डेवलप्ड टू डिकंजेस्ट मुंबई पोर्ट। सो यहाँ 3 क्वेश्चन हमने देखे, तीनों फुल इंपॉर्टेंस के हैं उसका। सो अगर आपको पूछा जाए कि डिकंजेस्ट करने के पोर्ट, एक पोर्ट को डिकंजेस्ट करने के लिए दूसरा पोर्ट बनाया गया, तो आप आंसर में लिख सकते हो हल्दिया पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्वेश्चन पूछता है कि कोलकाता पोर्ट को डिकंजेस्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया, तो आप लिख सकते हो हल्दिया पोर्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुंबई पोर्ट को डिकंजेस्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया है, सो आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सो दिस इज योर 1 मार्क क्वेश्चन आस्क्ड इन 3 टाइप्स, ठीक है, 3 तरह से पूछा गया एक 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। सो 2 और हम 1 मार्क क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CBSE में पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन है ये, नेम एनी 4 पोर्ट्स ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 2014 में पूछा गया है कि 4 पोर्ट्स के नाम लिखो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के। सो चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप और कोलकाता, ये 4 पोर्ट्स हैं जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर, विच पोर्ट इज द बिगेस्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेटल्ड हार्बर। सो कौन सा पोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा एकदम एक हार्बर, एक शेल्टर जैसा है, सो मुंबई पोर्ट, ठीक है। सो मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट नेचुरल एंड वेल शेटल्ड। अच्छा, हार्बर का मतलब क्या होता है, शिप्स वगैरह के लिए भाई अच्छी सी जगह है वहां पे, और नेचुरली है, मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं की गई है, वो है ही, सो मुंबई पोर्ट, ठीक है। सो ये थे 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 3 मार्क्स में भी पूछे गए हैं CBSE के कुछ क्वेश्चंस। 3 मार्क क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है, एयरवेज इज द मोस्ट प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, गिव 3 रीजंस टू प्रूव दिस प्रेफरेंस। ये 2017 में पूछा गया है कि जो एयरवेज हैं सबसे ज़्यादा प्रिफर, इज द मोस्ट प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रिफर किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट है एयरवेज, ठीक है, बाय एयर, ये मतलब एयर मोड ही प्रिफर किया जाता है। सो 3 रीजंस देनी है आपको। सो एयर ट्रांसपोर्ट इज मोर पॉपुलर इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया बिकॉज, क्यों पॉपुलर है, फर्स्ट, big and wide rivers are present there due to which rail or road bridges over them are difficult and costly to construct, ठीक है। सो बड़ी बड़ी नदियाँ बनाई गई हैं, बड़ी और चौड़ी नदियाँ बनाई गई हैं, due to which rail or road bridges over them are difficult and costly to, these rivers also get flooded due to which surface communication links are damaged। अच्छा, क्यों कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयरवे ही चलेगा ज़्यादा, मतलब प्लेन्स वगैरह ही चलने चाहिए। सो क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। सो इन बड़ी नदियों के कारण ना आप रेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ना रोड ब्रिजेस भी नहीं बना सकते हो। सो कॉस्टली भी है और अनसेफ भी है, फ्लड हो जाए भाई, फ्लड वगैरह, इतनी सारी नदियाँ हैं। Second, this area has dissected relief features preventing durable construction of rails and road links. So यहाँ पे जो relief features हैं, जो पहाड़ वगैरह हैं, ये सब हैं, सो ऐसे हैं जिसकी वजह से रेल और जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट मुश्किल से हो पाता है। थर्ड नंबर, dense forest in this region create many difficulties in construction of railway lines and roads. So जो घने जंगल होते हैं इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं रेलवे लाइंस और रोड्स बनाने में, ठीक है। सो ये 3 कारण हैं कि भाई जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा माना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, रिवर्स की वजह से, यहाँ पे जो रिलीफ फीचर्स हैं, पहाड़ वगैरह हैं, तीसरा फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। सो इन सब मतलब आपको रोड बनाने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, रेलवे बनाने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, इसीलिए। जो इसका 2nd नंबर है ये भी CBSE में ही पूछा गया है, 3 मार्क्स का है ये भी।
सो क्वेश्चन है आपका सेकंड, एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। 4 फायदे 2 नुकसान एयर ट्रांसपोर्ट के। सो पहला फायदा फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल, प्रेस्टिजियस, ठीक है, बहुत ही स्पीड वाला है, कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस ऑब्वियसली इज्जत बढ़ जाती है, आप बोलो भाई मैं तो प्लेन में आया। सेकेंड, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स विथ ग्रेट ईज, ठीक है, एकदम बहुत ही आसानी से आप एकदम डिफिकल्ट माउंटेन्स वगैरह क्रॉस कर सकते हो। इट मेक्स एक्सेस टू फार फ्लंग एंड रिमोट और अदर इनएसेसिबल एरियाज ईजियर एंड क्विकर। बहुत ही आसानी से आप किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते या किसी भी देश के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने में बाय प्लेन जा सकते हैं। It provides transport services to offshore oil and gas exploration activities. So ये जो ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है किस किस को, ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज। सो ऑयल और गैस एक्टिविटीज में भी एयर ट्रांसपोर्ट ही मददगार है। सो डीमेरिट्स क्या हैं, इसके गैर फायदे या नुकसान। सो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब मिडिल क्लास सोचता ही है भाई कर पाए, शायद कभी कर ले, गरीब के तो बस की नहीं है। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली। प्लेसेस नॉट हैविंग एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स आर नॉट कवर्ड बाय इट। और कहीं पे अगर एयरपोर्ट नहीं है या हेलीपैड नहीं है, सो वो उन प्लेसेस पे भाई ये एयर ट्रांसपोर्ट काम का नहीं है, ठीक है। सो ये 2 डीमेरिट्स और 4 मेरिट्स हैं हमारे एयर ट्रांसपोर्ट के। सो दिस वाज सेकेंड नंबर ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडला सी पोर्ट। 4 खासियत कंडला सी पोर्ट की बताओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडला सी पोर्ट आर, फर्स्ट, कंडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कच्छ में जो कंडला पोर्ट है सबसे पहले डेवलप किया गया। इट वॉज डेवलप्ड टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑन मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट पे ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया गया। इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। नेक्स्ट है, इट केटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड बेल्ट्स इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ खासियत है कंडला पोर्ट की, जो कि 2012 और 10 में आया है। पहला पोर्ट बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद और मुंबई की ट्रैफिक को थोड़ा सा कम करने के लिए बनाया गया था। टाइडल पोर्ट है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकदम बहुत अच्छे से हैंडल करता है ये पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क का जो CBSE में आया है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया 5 मेजर प्रॉब्लम्स फेस की हैं, वो बताओ। सो फर्स्ट वन है, रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट इन इंडिया। पहला प्रॉब्लम कि रोड नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड दिस लिमिट्स देयर यूसेज ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। काफ़ी रोड कच्चे हैं, सो रेनी सीजन में एकदम काम के नहीं। द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज। सिटीज में ये जो रोड्स हैं एकदम भीड़ टाइप होती है। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस आर ओल्ड एंड नैरो। जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट की जाती हैं वो एकदम सांकड़ी हैं और पुरानी हैं। डिसरिस्पेक्ट ऑफ द ट्रैफिक रूल्स इज द मेजर प्रॉब्लम। ऑब्वियसली ट्रैफिक रूल कोई फॉलो नहीं करता है रोड पे। सो ट्रैफिक रूल्स एकदम कैसे कैजुअली, और रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। सो ये 5 कारण हैं जो रोड के हम कह सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम भी देता है, ठीक है। एक और 3 मार्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज अ ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। ट्रेड टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में। टूरिज्म हमने देखा था बहुत तरह के होते हैं। सो ट्रेडिंग में टूरिज्म किस काम का है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट है, अवर कंट्री अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म। ऑब्वियसली पैसा आता है। सेकेंड, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें एक हमारी राष्ट्रीय एकता बनती है। थर्ड, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू कल्चरल परसूट्स एंड डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चरल हेरिटेज। तो ये सब हमने अभी कवर किए थे, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है, आज ही हमने कवर किए।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सीबीएसई का ही। सो ये एक 5 मार्क क्वेश्चन है जो कि 3 बार ही आया, 14, 15, 16 3 बार ही आया है। 5 मार्क क्वेश्चन है। Why are efficient means of transport and communication prerequisite for the fast development of the country? Prerequisite मतलब पहली, मतलब बेसिक चीज। अगर मैं चाह रही हूं कि मेरी कंट्री डेवलप हो, बहुत तरक्की करे, जबरदस्त तरक्की करे, तो उसके लिए मेरी कंट्री का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होना चाहिए। सो इसके ऊपर आपको 5 मार्क में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखने पड़ेंगे। सो आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट आर, पहला है फास्ट एंड एफिशिएंट मूविंग ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडेड आइटम्स टू रीच देयर ऑन द टाइम, अदरवाइज बिजनेस विल सफर। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टाइमली डिलीवरी देनी पड़ेगी और इफिशिएंटली, मतलब टाइम से डिलीवरी देनी पड़ेगी, इसलिए ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन आर वाइटल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। सो कम्युनिकेशन करना है, सो एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है अगर आप सक्सेस। कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। ठीक है, सो कम्युनिकेशन मतलब उसका भी इम्पोर्टेंस है। ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू प्रोडक्शन सेंटर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हब्स टू मार्केट्स फॉर पेरिशेबल गुड्स। सो इस तरह से ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। कच्चा माल पहले तो प्रोडक्शन सेंटर पे पहुंचाया जाता है, फिर वहाँ से मार्केट्स में डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, modern communication facilities like the internet allow commercial transactions to take place over large distances including overseas transaction। so जो modern communication facilities हैं जैसे कि इंटरनेट, ठीक है, उनकी वजह से कमर्शियल ट्रांसैक्शंस बहुत ही बड़ी स्केल पे हो पाते हैं। ठीक है, बायर सेलर्स को पता रहता है क्या है क्या नहीं है। सो इंटरनेट की वजह से भी बहुत ज़्यादा, जो कि खुद इंटरनेट एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है, सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसको मैं और आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, हम लोग इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं फिलहाल। ठीक है, thus it can be concluded that dense and efficient network of transport is a prerequisite for national and international trade। so with this I am ending today's lecture। so इसमें इवन मैप वर्क भी बहुत काम का है इस चैप्टर में। सो वी विल डिस्कस इट सम टाइम, सम अदर टाइम, कभी बाद में। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू विद समथिंग न्यू in the next lecture। so do each and everything properly, write each and everything discussed properly in your notebooks and WhatsApp me। thank you।